Hello students, I am Pooja Dhuran. In today's session, we will discuss some expected MCQs on Human Resource Management and Business Management for NTA UGC NET Commerce exam. So, before starting the session, यहाँ पर हम लोग कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं और वो पॉइंट क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे 5, मार्क्स वेटेज जो रहेगी वो रहेगी 10 नंबर, बिकॉज ईच क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर को साथ लेकर चलता है. दैट मीन्स एग्जाम के अंदर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईच क्वेश्चंस वहां पर 2 नंबर का होता है. उसके बाद डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आज के इस सेशन के अंदर जो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस के अंदर आप लोग आज कुछ इजी क्वेश्चंस को भी देखेंगे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस को भी देखेंगे एंड यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा जिसको मैं डिफिकल्ट वाले कैटेगरी के अंदर रखूंगी. बिकॉज गाइज यहां पर जो आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप वहां पर ना सिर्फ कंसेप्ट को, बिकॉज ऑप्शंस की वजह से भी आप कई बार एग्जाम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आंसर ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा. तो जो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन मैं कह रही हूं वहां पर आपको ऑप्शंस कंफ्यूज करेंगे, ना कि क्वेश्चन. सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन आवर सीरीज. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू. ट्रेनिंग का मेन उद्देश्य है यहां पर ऑप्शन ए, a suitable change in experienced employee, option B, a suitable change in firm, option C, individual concern, and option D, all of these. So, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को जब डिजाइन करते हो तो आप वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल 10 डिपार्टमेंट्स है, 10 डिपार्टमेंट्स है और इन 10 डिपार्टमेंट्स के अंदर टोटल 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं. तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो क्या आप उन 10 की 10 यूनिट्स में आप ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हो या आप उन 1000 के 1000 एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हो गाइज? तो यहाँ पर मेरा आंसर है नहीं, बिकॉज ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं वो कुछ सर्टेन एम्प्लॉयज को ध्यान में रखकर, भाई उनको किस तरह के काम में दिक्कत आ रही है, उनके काम को और ज़्यादा अच्छा कैसे बनाया जाए, उनको और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसा बनाया जाए, तो वहाँ पर इंडिविजुअल्स को ध्यान में रखकर कि भाई एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर टोटल 50 एम्प्लॉय है, बट इन 50 एम्प्लॉय में से 20 एम्प्लॉय को किसी अलग तरह का ट्रेनिंग चाहिए और 30 एम्प्लॉय को किसी अलग तरह का ट्रेनिंग चाहिए. बिकॉज हो सकता है गाइस कोई एक पर्सन एक काम में एक्सपर्ट है तो दूसरा पर्सन उस काम में वीक हो सकता है. तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि आपको एक सुटेबल चेंज लेकर आना है, किसके अंदर? इंडिविजुअल कंसर्न के अंदर. मीन्स जैसे हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ते थे ना कि आपको एक टारगेट कस्टमर को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट को डिजाइन करना है और वही टारगेट कस्टमर फिर आपके पोटेंशियल कस्टमर और देन वो एग्जिस्टिंग कस्टमर, दैट मीन्स एक्चुअल कस्टमर कन्वर्ट होंगे. तो इसी तरह से यहाँ पर है गाइस कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेनिंग का कि भाई जिन लोगों को ध्यान में रखकर आपने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया था उनके बिहेवियर के अंदर सुटेबल चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना. So here our answer is option C. Next question. Induction. Option A. Induction is the process by which new employees are introduced to the practices and purposes of the organization. Option B. The introduction of the new employee to new job. Option C, only two, and option D, none of these. So basically guys, मैंने अभी आप लोगों को कहा था इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर कि यहाँ पर आज के सेशन के अंदर इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे. और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर स्टेटमेंट तो इजी होगी, क्वेश्चन इजी होगा, बट वहाँ पर जो ऑप्शंस है वो आपको कंफ्यूज करेंगे और ये वही क्वेश्चन है.
देखिए, अब आप ये कहेंगे कि मैम इंडक्शन तो ऑप्शन फर्स्ट भी है और इंडक्शन तो ऑप्शन बी भी है, बट कहीं पर भी बोथ ए एंड बी नहीं दिया गया है। तो ऐसे केसेस में गाइस आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, दैट मीन्स नन ऑफ दीज। बिकॉज ऑप्शन ए के अंदर जो कहा गया है कि भाई इंडक्शन का मतलब होता है एक नए एम्प्लॉय को कंपनी के प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, इवन कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि कंपनी ने कब से काम करना शुरू किया था। एंड इस नए एम्प्लॉय को उसकी जॉब से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि भाई आपकी क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। तो ए और बी दोनों है, लेकिन कहीं पर भी बोथ ए एंड बी नहीं दिया गया है। सी आंसर वैसे नहीं हो सकता बिकॉज ओनली 2 इज रॉन्ग। सो ऐसे केसेस में गाइज आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो कभी कभी आपको अपने दिमाग को अच्छे से यूज करके ऑप्शंस के बीच में भी आपको पता करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन आंसर को सही तरह से डिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेंटिस एक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1986 एंड ऑप्शन डी 2002। सो यहां पर एक हिंट देती हूँ गाइस आप लोगों को मैं। इनकम टैक्स जो है हमारा, इनकम टैक्स का जो ईयर है वही सेम ईयर अप्रेंटिस एक्ट का है। सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट भी 1961 है और अप्रेंटिस एक्ट भी 1961 है। बट यहाँ पर आज इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगी गाइस। देखो, आपका ये जो एक्ट है ये कब पास हुआ और ये कब लागू हुआ। There is a huge difference between pass and force, or you can say enacted and force. पास का मतलब होता है भाई ये जो एक्ट है ये आपके पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया, लेकिन फोर्स का मतलब होता है कि आपकी कंट्री के अंदर वो जो एक्ट है वो कब लागू हुआ। जैसे 1986 हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये पास तो हुआ 1986 में, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ 1987 के अंदर। ठीक है, तो याद रखना पासिंग ईयर जो है वो अलग होता है और कई बार जो फोर्स ईयर है वो अलग होता है, लेकिन कभी कभी ये सेम भी हो जाते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो है 1947 वो एनेक्टेड हुआ था 11 मार्च 1947 को और लागू हुआ था 1 अप्रैल 1947 को। तो यहाँ पर पासिंग ईयर भी सेम है और फोर्स ईयर भी सेम है। अब 2002 के बारे में भी बात कर लेते गाइस, इसको क्यों छोड़े। तो 2002 आप लोगों का है कंपटीशन एक्ट, और कंपटीशन एक्ट ने किसको रिप्लेस किया, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को। तो एमआरटीपी को किसने रिप्लेस किया, कंपटीशन एक्ट ने। सो गाइज स्टूडेंट्स, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करने, जब आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हो ना तो कोशिश करो कि उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के अंदर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है ना एक बार उनको याद करने की कोशिश करो, उनको बोल कर देखो। तो इस तरह से वो जो क्वेश्चन है वो तो हो ही जाएगा, उसके साथ अदर कंसेप्ट्स भी आपको रिवाइज हो जाएंगे। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना है कि विच इज द राइट कॉल। स्टेटमेंट 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स of the training program is a correct assessment of training needs. Statement 2, this is a assessment of training needs. Option A, both are incorrect. Option B, option B, only statement 1 is correct. Option C, only statement 2 is correct. And option D, none of these. अभी हमने जो क्वेश्चन किया था गाइस, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि भाई जो नन ऑफ दीज है, कई बार आपका आंसर ए और बी होता है लेकिन बोथ ए एंड बी ना देकर एग्जामिनर आपको नन ऑफ दीज दे देता है, तो वहां पर आपको आंसर नन ऑफ दीज करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। अब देखो, हमारी स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल करेक्ट है
कि भी सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्पस या एस्पेक्ट होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो ये होता है कि आप एक करेक्ट असेसमेंट करें। मीन्स आप ये देखें कि एक्चुअल में कितने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है और इन एम्प्लॉय को किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम की ज़रूरत है। हो सकता है उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम ए से ज़्यादा हेल्प मिले अपने काम को और भी ज़्यादा अच्छे से करने में, लेकिन आपने उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम ही गलत प्रोवाइड कर दिया, तो क्या वो अपने काम में प्रोडक्टिव हो पाएंगे? तो इस तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये जो पूरी प्रोसेस होती है ट्रेनिंग नीड्स को असेस करने की, इसको कहा जाता है असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स। मतलब पहचानना कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ को और किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जरूरत है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट देयर इज नो ऑप्शन इन दिस कोड जो कि ये बताता हो कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऐसे केसेस में गाइस हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अपने माइंड को अच्छे से यूज करना है ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैनेजमेंट स्टाइल्स इंक्लूड, और यू कैन से लीडरशिप स्टाइल्स इंक्लूड। आप इनको मैनेजमेंट स्टाइल भी कह सकते हैं और आप इनको लीडरशिप स्टाइल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक, ऑप्शन बी ऑटोक्रेटिक, ऑप्शन सी लेसिस फेयर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो आंसर को चूज करने से पहले इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैं आप लोगों को देती हूँ। देखो, डेमोक्रेटिक लीडर वो होता है जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉय से कंसल्ट करता है, मीन्स उनके साथ डिस्कशन करता है, देन वो फिर डिसीजन लेता है। ऑटोक्रेटिक लीडर वो होता है जो बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना किसी से कोई कंसल्ट किए डिसीजन ले लेता है और अपने वर्कर्स और एम्प्लॉय को बोलता है भाई ये जो डिसीजन है ये आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं है। तो ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ये जो लीडर होता है ये खुद ही डिसीजन लेता है और एम्प्लॉयज पर क्या करता है? उनको इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद है लेसिस फेयर। लेसिस फेयर लीडरशिप को हम लोग गाइस एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फ्री रियन लीडरशिप स्टाइल। तो ये जो लीडर होता है ये पूरी तरह से अपने एम्प्लॉयज पर छोड़ देता है। ये मानता है कि भी अगर मेरे एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट है और वो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, तो ये जो लीडर होता है वो पूरी तरह से डिसीजन मेकिंग भी अपने एम्प्लॉय पर छोड़ देता है। तो जैसा कि यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, फ्री रीन लीडर या यू कैन से फ्री रीन लीडरशिप स्टाइल, जहाँ पर पूरी फ्रीडम दी जाती है एम्प्लॉय को कि उनको जो भी डिसीजन, जो भी चीज़ सही लगे वो वहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। सो दैट्स वाई गाइस यहाँ पर मैनेजमेंट स्टाइल तीनों ही है, डेमोक्रेटिक भी, ऑटोक्रेटिक भी एंड लेसिस फेयर भी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज। अब चलिए इनको कंक्लूड करते हैं। सो लेवल ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पर था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आज के इसके एमसीक्यू सीरीज के अंदर कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी थे। अगर हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करें तो वहां पर जो स्टेटमेंट्स थी वो डिफिकल्ट नहीं थी, बट जो मैंने ऑप्शंस आप लोगों के लिए यहाँ पर रखे थे वो थोड़े कंफ्यूज करने वाले थे। उसके बाद यहाँ पर जो हमने कंसेप्ट यूज किए गाइस, यहाँ पर हमने पढ़ा कि भाई जो ट्रेनिंग नीड्स है वो क्या होती है। उससे पहले हमने पढ़ा था बेसिकली, यहाँ पर हमने बात की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो थे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में से। उसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चन किया लीडरशिप स्टाइल में से, जिसमें हमने डिस्कस किए 3 लीडरशिप स्टाइल्स, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन। एंड फ्री रेन लेसिस फेयर भी कहा जाता है। यूजफुल टिप यहाँ पर मेरी क्या है गाइस? यूजफुल टिप यहाँ पर मेरी ये है कि जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कंसेप्ट रीड किया, आपने उसको अंडरस्टैंड किया, तो उसके बाद आप अपनी बुक को थोड़ी देर के लिए बंद करके साइड में रख दिया, जो भी आपके नोट्स है, पीडीएफ, पीपीटी, जहां से भी आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप खुद से क्वेश्चनिंग करिए। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल, आपने लीडरशिप थ्योरीज के बारे में पढ़ा, उसके बाद खुद से पूछे अच्छा वो जो थ्योरी थी वो किसने दी, एंड उस थ्योरी के अंदर कौन कौन से लीडरशिप स्टाइल बताए गए थे, टोटल कितने लीडरशिप स्टाइल होते हैं। तो इस तरह से आप खुद कंसेप्ट पढ़िए और उनमें से खुद से क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करिए। सो दिस इज द यूजफुल टिप फॉर टुडे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज के अंदर। टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ।